अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप प्रिपरेशन सीरीज में जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, इंक्लूडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, उसके अलावा हमने रोटेशनल मोशन भी देखी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो लेक्चर जो है वो पहुँचते रहें। और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पिछले 4 लेक्चर जो इस सीरीज में ऑलरेडी मौजूद है इनको जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज द बेसिक एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में हर वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड द एक्सिस होती है उसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं, इंक्लूडिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड द टार्क। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ उसकी बेसिक चीजें एमसीक्यूज के हवाले से देख लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस देख लेंगे, अपेरेंट वेट, वेट एंड लिफ्ट, जो स्टेशनरी सैटेलाइट, हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सियल वेक्टर हमारे पास कौन सा होता है। एक्सियल वेक्टर हमारे पास हर वो वेक्टर एक्सियल वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसमें इंक्लूड होती है जी एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप जो है वो ओमेगा से डिनोट करते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको आप जो है वो अल्फा से डिनोट करते हो, इसको आप लिखते हो ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा होता है, ये हमारे पास एल होता है, और ये हमारे पास टाउ यानी कि आपके पास जो है ये टार्क होता है। ठीक हो गया। आगे हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और लीनियर मोमेंटम का। ठीक हो गया। तो इसको हम लिखते हैं कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर एम जी साइन थीटा। इसको अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो हम इनर्शिया आपको पता है किसकी इक्वल होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे जो V है, ठीक है, ये V की जगह आर ओमेगा लिखेंगे। ये साइन जो है अगर 90 होगा थीटा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बनेगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो और एंगुलर वेलोसिटी का जो मल्टीपल है, इसको भी हम ये कहते हैं कि ये भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व एट एनी पॉइंट, यानी कि हर जगह पे कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये है कि आप ये इस चीज को अगर देखें तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 एट एनी पॉइंट, ये कंजर्व रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसकी अगर हम फिजिकली एग्जांपल देखें तो हमारे पास कौन सी होती है, जो हमारे पास ये डाइवर्स होते हैं जो पानी में जब जाते हैं, डाइविंग बोर्ड से वो जाते हैं, तो जो उनकी लेग्स और आर्म की मूवमेंट होती है, कभी वो लार्जर होती है, कभी उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो किस वजह से करते हैं? स्टार्ट में वो क्या करते हैं कि वो अपने उनके जो वो होता है अपनी बॉडी को उन्होंने स्ट्रेच किया हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो आर है यानी कि जो रेडियस है, जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उनका डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज होता है इसका मतलब है ये फैक्टर जो है, आई जो फैक्टर है ये इंक्रीज होगा। जब आई फैक्टर इंक्रीज होगा तो टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि जो ओमेगा फैक्टर है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी डिक्रीज। ऐसा ऐसा वो उसको जो है वो कम करना शुरू करता है, अपने आप को रोल कर लेते हैं, डाइवर्स खुद को रोल करते हैं। इसका मतलब है जो रेडियस है यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कम हो गया है। जब ये फैक्टर कम हो जाएगा तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपसे जो पीपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो यही पूछती है कि वो स्ट्रेच करते हैं खुद को किस लिए करते हैं। सम टाइम वो ये भी दे देते हैं कि टू डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, या फिर टू इंक्रीज द एंगुलर मोमेंटम, या बोथ या नन। ठीक है, तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द डाइवर जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड his legs and arms are the fully extended, यानी कि उसने खुद को एक्सटेंड किया हुआ था। एक्सटेंड है तो आर ग्रेटर होगा। द डाइवर हैज अ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट एंगुलर वेलोसिटी इज द स्मॉल, यही चीज हमने अभी पीछे की है। व्हेन डाइवर कर्ल्स हिज बॉडी, जब अपने आप की बॉडी को वो कर्ल कर लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हम मूव करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स में बेसिक आपको पता है कि F इक्वल टू एम ए सी होता है और ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। V की जगह हम वैल्यू डालेंगे, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये हमारे पास बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है।
एक तो आपके पास FC का ये जो है वो फार्मूला बन जाता है। सेकेंडली अगर आप इसको आप इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं कि सम टाइम आपको वो काइनेटिक एनर्जी और जो R है वो दे देते हैं और वो आपको ये कहता है कि आपने जो है वो FC फाइंड करना है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि काइनेटिक एनर्जी से आप जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, या मोमेंटम अगर आपको गिवन है तो वहां से आप सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास ऑलरेडी सारे फार्मूला जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैसे आया है, यहाँ पे P²/2m होता है और यहाँ पे हमने P²/mr जो था इसकी जगह हमने 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय r लिखा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कीनली ऑब्जर्व जो है, जिसको एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, आपको ये कहता है कि अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो FC क्या होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी आप यहाँ से V = R ओमेगा करके तो आपको लगता है कि ये भी जो हमारे पास एंगुलर और सॉरी रेडियस पे जो होगा उसका कैसे होगा। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो तो रेडियस इंक्रीज होगा, तो फिर यहाँ पे आपका FC क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन वो पूछता है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यहाँ पे ये देखें, और R इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका FC भी इंक्रीज होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, आपने एक चीज ये माइंड में रखनी है, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, R इंक्रीज FC आल्सो इंक्रीज। आपने यहाँ से ये नहीं कहना कि R इंक्रीज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगी वो हमेशा जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, बट अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी तो R को इंक्रीज करने से, यहाँ से इस रिलेशन से आप देखते हैं आपके पास FC इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो R को इंक्रीज करने से FC जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है PPSC के हवाले से या FPSC के हवाले से, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपसे MCQs पूछ लेता है। और सबसे पहले तो ये पूछता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है या नहीं करती, डज सेंट्रीपिटल फोर्स डू एनी वर्क और नॉट। तो आपको ये पता है कि F और D cos थीटा होता है तो cos 90 होता है क्योंकि इसकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही होती है अंदर की तरफ, ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो ये होती है, ठीक है। तो आपके पास जब सर्कल में मूव करते हो तो वहाँ पे एंगल 90 का होता है, जब एंगल 90 का होगा तो आपके पास जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई काम नहीं करती, यानी कि उसको सिर्फ काम ये कि वो सर्कल में बॉडी को कंपेल करती है कि वो उसमें मूव करे। सेकेंडली ये करती है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या करती है, वो करती है जी आपकी डायरेक्शन को चेंज करती है। जब डायरेक्शन चेंज करती है तो वेलोसिटी चेंज करती है, जब वेलोसिटी चेंज करती है तो मोमेंटम भी चेंज होता है। बट वन थिंग इज क्लियर कि वेलोसिटी तो चेंज होती है लेकिन यहाँ की स्पीड चेंज नहीं होती। आपको पता है कि वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उसका कभी भी चेंज नहीं होता। जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में आपकी स्पीड इन्वॉल्व होती है, वेलोसिटी नहीं होती। और मोमेंटम में वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, स्पीड इन्वॉल्व नहीं होती। इसीलिए जब डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी चेंज होगी और साथ में मोमेंटम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने आगे नेक्स्ट अपेरेंट वेट देखना है। तो यहाँ पे जस्ट हम इसकी डेफिनेशन करके हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कंप्लीटली करेंगे, जहाँ पे आपके पास कुछ जो वेरिएशंस है उनको भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी हम लोग क्योंकि FSC लेवल को लेकर चले तो FSC लेवल में आपके पास सिर्फ डेफिनेशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है जो कि रेस्ट पर होता है, जिसका एक्सीलरेशन 0 होता है या नॉन एक्सीलरेशन होता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें आपके सारे लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास क्या होता है, जो कि एक्सीलरेटिंग होता है, ठीक है। अगर आप रेस्ट पर हैं और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज द एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि मोस्टली ये चीज मुझे खुद को भी कंफ्यूजन होती थी। दिस इज इनर्शियल तो ये एक्सेलरेटिंग जो है ना अपोजिट में है। नॉन इनर्शियल इधर है तो इसका मतलब ये यहाँ पे नॉन एक्सेलरेटिंग यहाँ पर है, यानी कि इनर्शियल होगा तो नॉन एक्सेलरेटिंग होगा और यहाँ पे नॉन होगा तो एक्सेलरेटिंग होगा। और यहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उनमें कोई ना कोई और फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और उस फैक्टर को हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। आगे हम डेरिवेशन के थ्रू जो है उसको देखेंगे जब हम लोग अपने BSc या MSc पोर्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अपेरेंट वेट कौन सा होता है कि
बॉडी का जो वेट एक मूविंग फ्रेम में या एक्सीलरेटिंग फ्रेम में होता है, दैट इज नोन एज द अपीरेंट वेट। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, क्वेश्चन आपसे जो आता है दैट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 256 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑन द अर्थ। आपको 256 न्यूटन वेट दिया जाता है, आपसे जो नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपका वेट ऑन अर्थ क्या होगा, तो सिंपली आपने क्या करना है, WM जो आपके पास नॉर्मल वेट का फार्मूला है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जो GM है जो कि मून पर है वो 1/6 ऑफ G ऑन अर्थ है। आप इसके साथ आपको ग्रेविटी भी याद होगी कि 1/6 ऑफ G ऑन द अर्थ वो होगी, तो जो जब 10/6 आप करेंगे तो आपके पास जो है ये 1.6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वेट ऑन अर्थ जो है वो 1600 न्यूटन निकल आएगा। तो आपने ग्रेविटी ऑन द मून जो है वो याद रखनी है, तो उसके बाद आपको जो वेट है वो इजीली, इसको वो वेरी भी कर सकते हैं कि वेट ऑन द जो है वो मून जो है उसका ये है, आप उसकी जो है वो मैस फाइंड करें। तो जब आपको ग्रेविटी पता होगी तो आप मैस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपने बस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास अपेरेंट वेट इन द लिफ्ट। लिफ्ट की कुछ चीजें आपने बस ये रखनी है कि आपको पता है कि जब रेस्ट पे होगा तो वेट में कोई चेंज नहीं होगा, जब अपवर्ड मूव करोगे तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, जब डाउनवर्ड मूव करोगे तो वेट डिक्रीज होगा, जब जो है वो फ्रीली ग्रेविटी के अंदर मूव करोगे तो आपका जो वेट है वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेस हो जाएगा। अब वो कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं पूछते, वो ये कहेगा कि इफ द बॉडी इज द मूविंग, पहले वेट ये था बाद में इतना हो गया, अब आप बताएं कि उसमें चेंज जो इंक्रीज आया है वो कितना है, या जो जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रहा है वो कितना है, या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो आपने इस हिसाब से इन चीजों को प्रिपेयर करना है कि आपने कभी भी डायरेक्टली ये याद नहीं रखना। अभी अगर वो आपको कह देता है कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसका जो वेट है वो पहले 20 न्यूटन है, ठीक है, बाद में उसका 30 न्यूटन है, तो वो कितना हो, मतलब उसमें जो चेंज है वो कितना आया, या आप ये बताएंगे जो उसका फ्रेम है वो कहाँ मूव कर रहा है, या जो फ्रेम की एक्सेलरेशन है वो फाइंड करें। तो आपको पता है कि 20 से अगर वो 50 हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो फिर यहाँ से इस फार्मूला से इजीली आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर डेटा गिवन होगा तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा पेरेंट वेट। उसके बाद जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने उठा ली हैं, और वो PPSC में मोस्टली पूछे भी जाते हैं। आपके जो FPSC का एग्जाम होगा वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, इवन आपके नेट और गैट टेस्ट जो होते हैं, गैट आपका सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, उसमें भी चीजें जो है उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होगा। जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनको, इनमें जो है माइक्रोवेव यूज होती हैं। ठीक है, किस लिए यूज होती हैं, ताकि वो सिग्नल जो है एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर सकें। ठीक है, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड बिकॉज दे ट्रैवल इन द नैरो बीम इन द स्ट्रेट लाइन एंड पास इजीली थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जियो सैटेलाइट और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होते हैं। कभी भी आपने यहाँ पे रेडियो वेव नहीं लिखा ना, ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे यहाँ पे रेडियो वेव लिखाते हैं। माइक्रोवेव्स आपकी FSC की बुक में ये क्लियरली मेंशन है कि माइक्रोवेव यूज होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। ठीक है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 120 डिग्री लॉन्जिट्यूड आप जो है उसको कवर करता है, तो अर्थ का जो टोटल एक ग्लोब है ये एक सर्कल है ऑलमोस्ट। ठीक है, सर्कल तो नहीं है, एलिप्स है, लेकिन इसका जो एंगल है वो 360 है। तो 120 को एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कवर कर रहा है, इसका मतलब है 3 सैटेलाइट्स जो है वो कवर एनफ होंगे टू कवर द होल ग्लोब। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टू कवर द होल ग्लोब हाउ मच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर द नेसेसरी, तो 3 है। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इंस्टेल के नाम से उन्होंने जो है वो याद रखा हुआ है। कुछ हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। द फोर्स व्हिच कैन डू नो वर्क ऑन द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट्स, ये मैंने आपको बता दिया था। आपके पीछे अगर आपने लेक्चर कोर्स से सुना है तो आपको समझ आ जाएगा। व्हाट हैपेंड टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर डिक्रीज। अब आपने देखना है कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हुआ है, स्पीड कांस्टेंट है, एंड वाई। यहाँ पे आपका वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पीछे बताया था कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि उसकी जो स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा और कैसे होगा। ठीक है, आपने इस चीज के इसके ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, कार मूव और समटाइम ओवर रन वाइल टेकिंग अ टर्न। समटाइम ये होता है कि कार जब वो ओवर टर्न लेती है, जब वो टर्न ले रही होती है तो उसमें जो है वो थोड़ा सा जर्क आता है। वो जो ओवर टर्न होता है वो किस वजह से होता है, तो आपने ये बताना है। इनर व्हील विच लीव द ग्राउंड फर्स्ट, द आउटर व्हील विच लीव द ग्राउंड फर्स्ट, बोथ व्हील ग्राउंड लीव द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, इधर इनर व्हील और आउटर व्हील लीव द ग्राउंड। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, दिस इज समहाउ ट्रिकी, लेकिन आप जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू
बाय टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 25 न्यूटन इट मास ऑन द अर्थ। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपको चेंज करके दे सकता है। अर्थ पे इसने पूछा है, हो सकता है ये मून पे भी पूछ ले, ठीक है, तो मून के अकॉर्डिंग फिर आपको उसके अकॉर्डिंग इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अ पर्सन इन द एलिवेटर इज फीलिंग लाइटर। अब वो एलिवेटर है तो वो फीलिंग लाइटर कर रहा है, तो आपको पता है कि अपवर्ड जा रहा था तो उसका वेट इंक्रीज हो रहा था, डाउनवर्ड आ रहा था तो वेट डिक्रीज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ द एलिवेटर? इसका मतलब है कि इट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो ये है आज तक का हमारा लेक्चर। इसमें ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर 5 जो है फर्स्ट का वो हमने कवर कर लिया है। चैप्टर 5 तक हमारे पास कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगा था कि वो शॉर्ट्स हैं उनको आप कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम हमें वो टॉपिक्स जो रह गए हैं, फॉर एग्जांपल पावर हमारे पास रह गई है, ठीक है, इसके अलावा एक दो टॉपिक्स और भी हैं जो रह गए हैं, तो वो मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ, ठीक है। चैनल से इन टच रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।